अगर इस पॉइंट को अगर आपने मिस कर दिया तो ये आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ने देगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैसे भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पीठ कर लेंगे, कहीं ऐसे कर लेंगे, कहीं ऐसे कर लेंगे, मतलब उनका कोई पोस्चर है ही नहीं, सब टेढ़े मेढ़े बैठ के लिख रहे हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी ने अपनी शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन में एक सवाल सभी स्टूडेंट्स के मन में आता है कि हम अपनी स्पीड को शॉर्ट हैंड में कैसे इंक्रीज करें। अगर हमारी स्पीड थोड़ी कम है तो हम कैसे अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड को इंक्रीज करें। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कुछ पॉइंट्स जिनको ध्यान में रखकर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां आपको टॉप 10 बातें बताने वाला हूं, टॉप 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसका यूज करके आपकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डेली डिक्टेशन प्रैक्टिस। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है जो डिक्टेशन की प्रैक्टिस डेली नहीं कर रहा है, मतलब आज करता है कल नहीं करता, कल करता है परसों नहीं करता, तो क्या कर रहा है, स्किप कर करके प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी स्पीड कभी नहीं बढ़ने वाली। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर नहीं रह रहा है। तो इस वजह से ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपनी डिक्टेशन की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, बिना दिन को स्किप किए हुए, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। बात करें पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 की, तो पहले हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, यूज रेपिटेशन मेथड। अब ये क्या है, रेपिटेशन मेथड क्या है? तो इसका ये मतलब है कि जब आप कोई डिक्टेशन लिखते हो तो उसको कम से कम 3 से 5 बार जरूर लिखो। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो डिक्टेशन को 3 से 5 बार में ही लिखकर उस पर अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी गेन कर ले, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो 3 से 5 बार लिखने के बाद भी उस पर अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं गेन कर पाए, तो उनको और ज्यादा बार लिखना चाहिए। लेकिन आपको रेपिटेशन मेथड का यूज जरूर करना चाहिए, एक डिक्टेशन को मल्टीपल टाइम्स लिखना चाहिए, जिससे उसकी स्पीड और एक्यूरेसी जरूर बढ़ेगी। बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 है रीड योर नोट्स। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें अपनी स्पीड 80 और 100 WPM करनी है, तो वो सिर्फ डिक्टेशन लिखते चले जाते हैं। अब जब वो सिर्फ डिक्टेशन लिखते हैं तो होता क्या है कि वो अपने जो डिक्टेशन लिखा, जो शॉर्ट हैंड लिखा, उस नोट्स को पढ़ते ही नहीं है। उससे क्या होता है कि वो उनको लिखना तो आ जाता है, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है, जब वो ट्रांसक्राइब कर रहे होते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नोट्स को कभी पढ़ा ही नहीं, तो जो शॉर्ट हैंड में वो लिख रहे हैं वो नोट्स को वो पढ़ ही नहीं पा रहे। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि आपको अपने नोट्स को पढ़ते रहना है, तभी आपकी इंक्रीज होगी, शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 है कि शॉर्ट योर आउटलाइंस। अब क्या है कि जब आप एडवांस की प्रिपरेशन पे आ जाते हो, मतलब आपने एक बार बेसिक कंप्लीट कर लिया, अब आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर आउटलाइंस क्या होती हैं, शॉर्ट करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अपनी स्पीड को बहुत इंक्रीज करना है, तो जो आउटलाइंस हैं उनको जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट लिखो। अब ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। आप देखो किसी वर्ड को कि कितना शॉर्ट कर सकते हो, कितने शॉर्ट आउटलाइन से उस वर्ड को समझ पा रहे हो। तो जितने शॉर्ट आउटलाइन से उस वर्ड को आप समझ पा रहे हो, तो उतना शॉर्ट करके उस आउटलाइन को बनाओ। उससे भी क्या होगा, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी सब इंक्रीज होने लगेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 5 है फोकस ऑन एक्यूरेसी। अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि स्पीड तो हमें काम करना ही है, लेकिन स्पीड के साथ में एक्यूरेसी पर भी फोकस करना है। वो क्यों? मान लो हमने अपनी स्पीड 100 WPM कर ली, लेकिन जो आपकी एक्यूरेसी है, मतलब एरर परसेंटेज है, वो काफी ज्यादा आ रहा है, एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं रह रही है, कम रह रही है, तो उससे होगा क्या, जो एसएससी ने सिर्फ 5% एरर का मार्जिन दिया है, आपकी उससे ज्यादा होंगी, तो आपका स्किल क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको स्पीड के साथ पर एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है। अगर आप एक्यूरेसी पर भी ध्यान दोगे तो आपकी स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ेगी। उसके बाद बात करें, जो पॉइंट नंबर 6 है वो है यूज द टाइमर। इसका यूज जरूर करें। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डिक्टेशन लिख लेते हैं, उसके बाद उसको जब ट्रांसक्राइब करते हैं तो टाइमर लगा के नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी स्पीड नहीं बढ़ पाती। तो टाइमर का यूज करें, जहां पर जरूरत पड़े उस टाइम के अकॉर्डिंग ही, जो एसएससी का क्राइटेरिया है कि 10 मिनट का डिक्टेशन है, फिर 40 मिनट्स ग्रेड सी के लिए टाइपिंग को मिलेगा, फिर उस टाइम बाउंड मैनर में चीजों को करें,
तभी आपका जो है इन स्पीड इंक्रीज होगा। और टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्किल क्लियर होगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। बात करें पॉइंट नंबर 7 की, तो पॉइंट नंबर 7 के बारे में मैंने एक बार और भी बात बताई थी, बट ये इससे थोड़ा सा अलग है। पॉइंट नंबर 7 क्या है? रेगुलर रिवीजन ऑफ आउटलाइन। मतलब अपनी जो आउटलाइन है उसका रेगुलर रिवीजन करते रहें। अब ये कैसे होगा? मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आप अपनी एक नोटबुक बनाइए, एरर नोटबुक। उसमें आप क्या करेंगे, जो भी आउटलाइन आपकी डिक्टेशन में गलत हो रही है उस आउटलाइन को लिखते जाएंगे उस एरर नोटबुक में। तो वहां से आप अपनी जो गलत हो रही आउटलाइन है उसको रिवाइज करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आउटलाइंस आपकी बार बार गलत हो रही थी यहां पर प्रैक्टिस करने पे, वो वाली आउटलाइन अगर एक्चुअल में एग्जाम में आती हैं तो वो आप गलत नहीं करोगे। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो यही तो करते हो ना, सीबीटी एग्जाम के लिए जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें क्या करते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो सकता हो कभी कभी कोई सीबीटी का जो आपने मॉक दिया हो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया हो और आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं। तो सेम चीज यहां पर भी यही करना है, एरर नोटबुक बनाओ, जो आउटलाइन गलत हो रही हैं उसको बार बार रिवाइज करते रहो। इससे क्या होगा, इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और आपकी स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 8 की, इंप्रूव योर राइटिंग पोस्चर एंड पेन ग्रिप। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैसे भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पीठ कर लेंगे, कहीं ऐसे कर लेंगे, कहीं ऐसे कर लेंगे, मतलब उनका कोई पोस्चर है ही नहीं, सब टेढ़े मेढ़े बैठ के लिख रहे हैं। और पेन की ग्रिप कोई बहुत टाइट पकड़ लेगा, कोई ऊपर से पकड़ लेगा, कोई नीचे पकड़ लेगा, कोई पेंसिल को इतना छीन लेगा कि पूछो ही नहीं। तो आपको इन सब बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो ग्रिप है वो लाइट ग्रिप होनी चाहिए, बहुत टाइट नहीं पकड़। बहुत टाइट पकड़ोगे इसमें पेन होने लगेगा, 10 मिनट का डिक्टेशन लिखोगे हो ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से लाइट ग्रिप रखनी है और कोशिश करना है, आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको एक्चुअल स्किल टेस्ट में प्रॉब्लम ही ना आए। तो इस बात का भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी डेफिनेटली स्पीड बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 9 और 10 की, तो पॉइंट नंबर 9 है इंक्रीज वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस। अब इस पॉइंट को ऐसे समझो कि जैसे अगर मान लो हमें इंग्लिश तैयार करनी होती है तो इंग्लिश में आपको पता है वोकैबुलरी आती है ना, तो वोकैब को आप तैयार करते हो, याद करते हो, समझते हो, है ना। तो उसी तरीके से अगर आपको आउटलाइंस अपनी मास्टर करनी है, आपको अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ानी है, तो ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी और फ्रेजेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो कॉमन यूज्ड फ्रेजेस हैं उनको तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ कॉमन वर्ड्स हैं तो वो आपको अपनी अलग वोकैब बनानी पड़ेगी, उसको जो है आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी पक्का जो है इंक्रीज होगी ही होगी स्पीड। ठीक है, लास्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को अगर आपने मिस कर दिया तो ये आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ने देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब अगर आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, अगर आप किसी काम को लेकर कंसिस्टेंट ही नहीं हो, मतलब उस काम को आप रेगुलर नहीं कर रहे हो, कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, तो फिर तो आपकी स्पीड तो बढ़ने ही वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट ही नहीं हो। जब किसी काम को लेकर कंसिस्टेंट नहीं हो तो उसमें इंप्रूवमेंट कहां दिखेगा। तो इसी वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो पक्का आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो मैंने इसमें 10 पॉइंट्स बताए, आप जरूर बताना इन 10 पॉइंट्स में आपको कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा। और अगर आप भी इन 10 पॉइंट्स में से किसी पॉइंट पर काम करने वाले हो तो कमेंट में जरूर लिखना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन कमेंट में लिखना ना भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।